गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स में वेक्टर पढ़ रहे थे। आज उसमें हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। देखिए, वेक्टर एडिशन के लिए 3 लॉ है। पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा जो लॉ हम लोग जनरली फॉलो करते हैं वो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ये ए है और एक कोई वेक्टर आपका ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर को आप जोड़ना चाहते हो, इन दोनों वेक्टर के एडिशन आप चाहते हो, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि इनमें से किसी एक वेक्टर को, जैसे मान लीजिए आपने ये वेक्टर ए है, अब वेक्टर बी को आप वहाँ से पैरेलली उठाओ, मतलब ठीक इसके पैरेलली उठाओ और इसके हेड पर लाके इसका टेल रख दो, इसके हेड पर लाके इसका क्या रख दो? टेल रख दो, कुछ इस तरीके से। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, मतलब एक के हेड पे दूसरे का टेल, एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल, ये एडिशन का मेथड है। तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर आपका बी हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब ये जो दोनों वेक्टर ए और बी है, ये वेक्टर जो दोनों ए और बी हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो एडिशन वेक्टर होगा वो क्या देगा? दूसरे का हेड और पहले के टेल को मिला दो इस तरीके से, तो ये रिजल्टेंट देता है ए और बी के, वेक्टर ए और बी का ये रिजल्टेंट है। अब इसी को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। देखो उसके फॉर्मेट क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, कैसे बोला जाता है? जब आप किन्हीं दो वेक्टर को एक ट्रायंगल के 2 साइड के अलोंग रखते हो, किन्हीं 2 वेक्टर को एक ट्रायंगल के साइड के अलोंग रखते हो इन एन ऑर्डर में, देखो ये इधर से इधर इसका हेड है, फिर इसका एरो हेड इधर से, ऑर्डर में रखते हो, तब जो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी ना, ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होगी वह इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को शो करता है, रिजल्टेंट को शो करता है। बट द साइड, जो ये तीसरी साइड होगी, इसका ऑर्डर अपोजिट होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? अपोजिट। देखो आप ऐसे जा रहे हो, फिर ऐसे जा रहे हो, अब आपको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? अपोजिट है। तो इसी को मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है कि व्हेन 2 वेक्टर्स आर केप्ट अलोंग 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, देखो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को एक ट्रायंगल के 2 साइड के लॉन्ग रख दिया गया है इन एन ऑर्डर में, देखो ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। देन रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? इज शोन बाय थर्ड साइड, तीसरी जो साइड है उसके द्वारा निरूपित किया जाएगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यही हमने इसके लिए स्टेटमेंट लिखा है। इस स्टेटमेंट के एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी या असर्शन रीजन में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इसमें देखो कुछ बारीकियां हैं, उनको भी समझने की जरूरत है, उनको समझिए आप। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर हैं, ये वेक्टर स्मॉल है, ठीक है, ये वेक्टर स्मॉल है, और एक वेक्टर बी है और उसको आपने ऐसे रख दिया, वेक्टर बी ऐसे रख दिया। तो क्या इन दोनों को जोड़ने के लिए ये सही ऑर्डर है? नहीं भाई, एक के हेड पे दूसरा टेल रखा जाना चाहिए ना, ये गलत जुड़ा गया। तो आप कैसे जोड़ोगे? ये वेक्टर ए है और इस पर इस तरीके से वेक्टर बी। अब इसको आप ऐड कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको इस तरीके का कुछ दिखे कि मान लो ये वेक्टर ए, इस पर ये वेक्टर बी, और ऐसे आपको बता दे, कह दे कि ये रिजल्टेंट है, ये ए और बी का रिजल्टेंट है, तो बात सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि रिजल्टेंट का जो ये ऑर्डर होता है ना, ये ऑर्डर चेंज हो जाता है, इधर से इधर एरो नहीं आएगा, ये इधर से इधर एरो जाएगा, तब ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। ये बारीकियां आपको क्या करनी है? याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये जो दरअसल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, ये कुछ अलग नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है, ये एक तरीके से ट्रायंगल लॉ ही है, लेकिन उसको हम लोग पैरेललोग्राम के रूप में देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज करिए, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए, और एक वेक्टर बी है इस तरीके से, ये वेक्टर बी, मैंने जानबूझ के उसको डॉट डॉट बनाया है क्योंकि अभी हमारा उस तरीके से काम है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों का एडिशन हमें लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी को
ठीक पैरेलली अगर हम लोग रिप्लेस करके यहाँ पर पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट पे रखें और कुछ इस तरीके से ठीक इसके पैरेलल रखें और इन इक्वल मैग्नीट्यूड भी जितना बी का है उतना ही रहेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी जितना बी का है उतना ही रहेगा। तो ये आपका वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए था ही। तो अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट होगा, देखो इसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर केप्ट अलोंग द आपका एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कोएक्सियली, मतलब आपके दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या हो, कोइनिशियल वेक्टर ना, कोइनिशियली मतलब कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जिनके इस इनिशियल पॉइंट क्या हो, इस आपके इक्वल हो, जिनके इनिशियल पॉइंट इक्वल हो, उन्हें कहते हैं हम लोग एक ही इनिशियल पॉइंट से हो तो उन्हें कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। तब मतलब आपको क्या कह सकते हो कि जब दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम के साइड्स के अलोंग इस तरीके से रखे जाए कि दोनों साइड्स क्या हो, आपकी संलग्न हो, दोनों साइड क्या हो, आपके एडजेसेंट साइड हो, और एडजेसेंट साइड होने के साथ साथ ये दोनों को इनिशियल वेक्टर हो, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो होता है डायगोनल ऑफ द वेक्टर, अलोंग द डायगोनल ऑफ द वेक्टर, ये रिजल्टेंट होगा और ये होगा अलोंग द डायगोनल ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर ए और बी का जो एडिशन आया, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, वो क्या आया, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग आया, अगर आप लोग देखो तो ये वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा, तो ये एंगल भी पूरा आपका क्या होगा, थीटा ही होगा, ये एंगल क्या होगा, पूरा थीटा, और इस एंगल को चलो हम लोग सपोज करो अल्फा ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर ए और बी का रिजल्टेंट आर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखते तो कितना आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और अगर tan अल्फा की वैल्यू हम लोग देखें, एंगल ये tan अल्फा इंक्लाइंड विथ आपका रिजल्टेंट जो आपका पहले वेक्टर अर्थात ए के साथ जो एंगल बना रहा है, tan अल्फा कितना आता था, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये आता था। ये रिजल्टेंट की वैल्यू है, ये आपके जो आपका रिजल्टेंट का है डायरेक्शन उसके लिए है अल्फा, ठीक है। तो इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसे कहते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यही है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपका जो वेक्टर एडिशन है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ो या वेक्टर बी में वेक्टर ए जोड़ो, एक ही बात है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। दूसरी बात कह रहा है कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, मतलब वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी करो या वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी करो, एक ही बात है, मतलब ए में बी प्लस सी जोड़ो या ए प्लस बी में सी जोड़ो, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपका है इसमें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एज अ रिजल्ट की तरह इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये यूजफुल होंगे। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो। मान लो कोई एक बॉडी है इस तरीके से और इस पर एक 2 न्यूटन का और एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी लगा दो, इनका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। दो वेक्टर हों और वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, आप उनको किसी भी एंगल पे क्यों ही ना रख लो, उनका जो रिजल्टेंट हो सकता है कभी जीरो नहीं हो सकता। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो। तो दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होंगे जबकि वो क्या हो, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हों, लास्ट जो इसमें चौथा पॉइंट हमने लिखा है इंपॉर्टेंट ये भी है, ये क्या कह रहा है कि इफ़ वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है देन मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर आर रिक्वायर्ड। तो मिनिमम आपको कम से कम 3 कोप्लेनर वेक्टर चाहिए जब किस चीज़ के लिए, रिजल्टेंट इसको जीरो बनाने के लिए। जैसे आप ऐसे समझो कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, बी है, ठीक है, एक वेक्टर बी है, तो इन दोनों का एडिशन आप करोगे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा आर, तो वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2, अब तीसरा वेक्टर अगर ठीक इसके अपोजिट ये वेक्टर सी है, ठीक आर के ऑपोजिट हो और इक्वल आर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो, तो टोटल ए बी और सी का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो। और ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो मतलब अगर आपको
मतलब अगर आपको वेक्टर का जो रिजल्टेंट लाना है ना, कुछ वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट आपको जीरो ले आना है तो आपको मिनिमम 3 वेक्टर चाहिए और वो कोप्लेनर होने चाहिए, तभी आपका रिजल्टेंट जीरो आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फॉर्मुलेशन पे काम करते हैं। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ना, रिजल्टेंट आर जो आपका होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यही तो पढ़ा हमने। अब रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर और उनके बीच के एंगल के लिए हम लोग थोड़ी सी बात को बढ़ाते हैं और करते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट थीटा ना, तो ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ 2 vectors having different magnitude for different magnitude for different थीटा, उनके बीच का जो एंगल है वो भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, तब हम लोग बात करने चल रहे हैं। देखो आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, आर इक्वल्स टू कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यही होता है ना रिजल्टेंट। ये ए और बी का रिजल्टेंट है। अगर आर है, क्या है, आर रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए और बी का, तो आर वेक्टर का जो मॉड आएगा वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम लोग कहें कि व्हेन पहली कंडीशन थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना है, 0 है, देन रिजल्टेंट जो आएगा ना, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, थीटा की वैल्यू 0 रख दो तो कॉस 0 कितने होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर आपका अंडर रूट को हटा देगा तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। तो आपका इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आ गया वो कितना आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ए प्लस बी। सपोज करो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो, देन रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखो कॉस 90 रखो, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब अगर 90 रहे, अगर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी 90 है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड कंडीशन व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री हो तो देन जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी 2ab कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा कॉस कितना हो गया 180 की वैल्यू -1 होता है तो -2ab, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो जब थीटा 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, ए माइनस बी आएगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए माइनस बी आएगा, ठीक है। ये बात आप यहाँ तक समझ पा रहे हो, आशा करता हूँ कि यहाँ तक सारी बातें आप समझ पा रहे होगे। ये बातें आपको क्लियर है, एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग कुछ शॉर्टकट पे बात कर लें, तो वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आइए शॉर्टकट पे बात कर लेते हैं। शॉर्टकट पे बात ये करनी है हमें कि अगर जो वेक्टर आप दिए गए हैं ना वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर हो, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू, सपोज कर लो क्या लेना चाहोगे, एक्स पी, क्या चलो पी लेते हैं, ए और बी जो वेक्टर है उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, देन तब आप देख सकते हो कि पहली कंडीशन अगर ले लें कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा क्या हो 0, जब थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और तब रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आएगा, ए की जगह पे क्या रखोगे पी स्क्वायर, बी की जगह भी क्या रखोगे पी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पी, बी की जगह पी, और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी 1, तो ये आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं,
पी स्क्वायर प्लस 2p², क्योंकि कॉस 0 कितना 1, तो ये टोटल कितना आ गया √4p², या ये आ जाएगा 2p। ठीक है, कितना आ जाएगा 2p। तो जब अगर एंगल थीटा आपका 0 रहेगा और दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2p। ठीक है, कंडीशन नेक्स्ट ले लेते हैं। सपोज करो कि थीटा की वैल्यू 60 है, थीटा की वैल्यू 60 है, तब जो रिजल्टेंट आता है ना, डायरेक्टली अब यहाँ हम लोग निकालते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2। तो ये 1/2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये p², 3 बार p², तो √3p। तो जब थीटा की वैल्यू 60, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √3p। ठीक है, √3p। अब अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा वैल्यू 90, थीटा 90 हो तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो p² + p², 2p², तो √2p आ जाएगा। यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आ जाएगा √2p। फोर्थ कंडीशन ले, अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री ले लें, थीटा की वैल्यू कितना ले लें 120 डिग्री ले लें, थीटा की वैल्यू हम लोग क्या ले लें 120 डिग्री ले लें। अब थीटा की वैल्यू जब 120 डिग्री ले लोगे तो रिजल्टेंट देखो कितना आएगा 120 पे थीटा cos 120 डिग्री होता है -1/2, 1/2 से 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये -p² कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ p² बचेगा। तो बचेगा आपका रिजल्टेंट कितना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा p। मतलब अगर दो वेक्टर हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल 120 है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा p आएगा। ठीक है, उनका रिजल्टेंट कितना आएगा p आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थीटा = 180 पे। भाई ये शॉर्टकट्स है, ये शॉर्टकट है, आपको यूजफुल होंगे। अच्छा, ये क्या है भाई, ये क्या है, अगर यहाँ पे cos 180 होगा, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये -2p² हो जाएगा, इधर से 2p² है, तो 2p² - 2p² 0 आ जाएगा, तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। मतलब दो वेक्टर हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनके बीच का एंगल अगर थीटा 0 है तो उनका रिजल्टेंट 2p, अगर उनके बीच का एंगल 60 है तो रिजल्टेंट √3p, रिजल्टेंट आएगा √2p अगर उनका एंगल उनके बीच का 90 है, अगर उनके बीच का एंगल 120 है तो रिजल्टेंट आएगा p, और उनके बीच का एंगल 180 है तो रिजल्टेंट कितना आएगा 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलिए चलिए, अब ध्यान से एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं, आइए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोग पॉलीगन लॉ को भी समझ लेंगे। देखिए 120 पे कितना आता है p आता है, ये ध्यान रखिएगा, 120 पे कितना आता है p आता है। एक एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक होता था, उसमें जो किन्हीं दो बॉडी के बीच आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था F, वो कितना होता था G m1m2/r²। ठीक है, देखो एक बार आपको बता देता हूँ कि जैसे दो बॉडी है, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है मान लो वो r है, तो इसमें जो F लगता था G m1m2/r²। ठीक है, ये तो लगता था। अब आपको मान लो इस तरीके की कंडीशन दी है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के वर्टेक्स पे m मास के आपके पार्टिकल रखे हैं, m मास के पार्टिकल रखे हैं, और इस ट्रायंगल के सेंट्रॉयड पर, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉयड पे एक m0 मास का पार्टिकल रखा है, एक m0 मास का पार्टिकल रखा हुआ है, एक m0 मास का पार्टिकल रखा हुआ है। लेंथ इसकी मान लीजिए l है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको बताना है m0 मास जो है इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, आपको फोर्स बताना है ड्यू टू, फोर्स आपको m0 पे बताना है ड्यू टू अदर मासेज, ये आपको बताना है। कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इस डायरेक्शन में, या फिर ऐसे देखिए, ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये m0 आपका मास है, इधर होगा आपका एक अट्रैक्शन फोर्स आपका इधर होगा, और इस पर हमको निकालना है रिजल्टेंट, तो इन तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल लें, फिर उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। अच्छा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस भी तो चाहिए, और ये डिस्टेंस देखो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। एक मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें थोड़ी सी आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है,
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मान लो एल साइड का, तो उसकी जो पूरी हाइट होती है वो होती है L√3 ये 60 डिग्री होता है ना, तो ये √3/2। देखो कैसे, ये 60 डिग्री होता है, ये L है तो ये L sin 60 डिग्री हो जाएगा, L sin थीटा तो L sin 60 कितना हो जाएगा, L sin 60 की वैल्यू √3/2। तो इसकी पूरी हाइट पूरी हाइट कितनी ये हो जाएगी L√3/2। लेकिन सेंट्रॉयड कैसा होता है, सेंट्रॉयड आपका 2:1 में डिवाइड करता है, तो मतलब 2 भाग ये 1 भाग ये, तो इसका आप देखो ये पूरा जितना भाग है इसका आप बटे में 3 कर दो, बटे में 3 कर दिए तो 3 भाग हो गया, लेकिन उसमें से लेना कितना है 2 भाग, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये L√3/2 और नीचे तो 3 ही है और प्लस मतलब ये मल्टीप्लाइड बाई 2, ये से ये कट गया, ये से कटेगा तो √3 टाइम्स, तो L/√3 आ गया। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/√3, तो मैं लिख देता हूँ L/√3, ये डिस्टेंस L/√3 और ये भी डिस्टेंस L/√3, ये पूरी डिस्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी करा दी कि कैसे आता है, कैसे आता है। इसको तो आप लोग को याद भी रखना चाहिए, इसको तो आपको याद भी रखना चाहिए, फिजिक्स में बहुत जगह यूज है। अब देखो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स देखो, इस डायरेक्शन में फोर्स देखो, तो आपका कितना आ जाएगा, सपोज करो कि F है, F = G m1 m2 मतलब m0/r², मतलब इनके बीच की दूरी मतलब L/√3 का स्क्वायर, या इसको लिखना चाहो तो √3 स्क्वायर करो तो 3 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3G m1 क्या m ही मास है ना, तो m0/L², ठीक है, ये आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू देखो तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी ना, ये भी आपकी वैल्यू सेम आएगी, मतलब F ही देगा और इसकी भी वैल्यू सेम आएगी, F ही देगा, और इन सब की वैल्यू कितनी होगी, यही होगी, ठीक है। अब देखो इसको मैं अलग से बना के आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर इन फोर्सेस को देखो तो F इस डायरेक्शन में, F इस डायरेक्शन में, F इस डायरेक्शन में, और इन सब के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। इन सब के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री है। इन सब के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है। कैसे पता चला सर, आराम से आप कर लो। देखो ये 30, ये 30, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना बचा 120 ही तो बचा, क्योंकि तीनों मिला के 180 होने चाहिए। तो अच्छा, सबके बीच का एंगल कितना है 120 है। ये देखो इसकी वैल्यू F, इसकी वैल्यू F और इसकी भी वैल्यू कितनी है F ही है। अब आप कुछ समय के लिए ये वाला फोर्स भूल जाओ, बस इन दोनों को देखो, इन दोनों फोर्सेस को देखो। अब इन दोनों फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट आपको बताना है, F और F दो फोर्सेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच का एंगल अगर 120 है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है, इनका रिजल्टेंट इसके बीच क्या आएगा और F के बराबर ही आएगा। अभी शॉर्टकट में मैंने कराया था। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया F, तो इन दोनों को अब मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम ही नहीं है। ये हमने दोनों मिटा दिया, क्योंकि उन दोनों का रिजल्टेंट तो मैंने लिख दिया ना, ये रिजल्टेंट मैंने लिख दिया, नीचे की तरफ F। अच्छा, नीचे की तरफ F और ऊपर की तरफ भी F लग रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो इस पार्टिकल m0 पर इन मासेस के द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना नेट फोर्स आएगा 0। देखिए, इसको वेक्टर से हमने सॉल्व कर दिया। इसमें बताओ वेक्टर का इम्पोर्टेंस था कि नहीं, बहुत था, वेक्टर का इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए हम लोग देखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बेसिकली ये जो पॉलीगन लॉ है ना वेक्टर एडिशन का, ये वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर मल्टीपल वेक्टर हो ना। दिस इज यूज्ड फॉर मल्टीपल वेक्टर एडिशन, दिस इज यूज्ड फॉर मल्टीपल वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ को कहाँ यूज किया जाता है, मल्टीपल वेक्टर एडिशन के लिए यूज किया जाता है। अगर आप ऐसे समझो कि ऑल वेक्टर आर अलाइंड अलोंग साइड्स ऑफ पॉलीगन इन ऑर्डर। जैसे मान लो आपके कुछ वेक्टर, ये एक वेक्टर A है, ये एक वेक्टर B है, ये एक वेक्टर C है और ये एक वेक्टर D है, ठीक है। और इनको एक ऑर्डर में ना, क्रम से, मतलब किसी के हेड पे दूसरे का टेल, हेड पे टेल, हेड पे टेल, इस तरीके से रखा जाए, तो ये जो आपका होगा वेक्टर, मतलब पहले के टेल से लास्ट वाले का अगर हेड एरो मिला दिया जाए, तो ये जो आएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर आता है। इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट मतलब R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D, यही इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। और इसे कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे क्या कहते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
और एक क्लोज्ड पॉलीगन, अगर कुछ वेक्टर मिलके एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, 0। सपोज ऐसे करो कि एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर सी है और ये एक वेक्टर डी है। तो ए बी सी और डी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, 0 आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब एक क्लोज्ड पॉलीगन वेक्टर बनाते हैं तो वहाँ पर रिजल्टेंट कितना होता है, 0 हो जाता है। वहाँ पर रिजल्टेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब वेक्टर्स आपके एक क्लोज पॉलीगन बनाने लगते हैं तो वहाँ पर रिजल्टेंट कितना हो जाता है, 0। वहाँ पर रिजल्टेंट आपका 0 हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को घटाते कैसे हैं, वेक्टर को घटाते कैसे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखने चल रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को घटाते कैसे। ठीक है, मतलब हम लोग को देखना क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी, इसको देखना। आइए देखते हैं। सपोज करो ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है और मान लो ये एक वेक्टर बी है। अगर हमें इन दोनों वेक्टर को जोड़ना होता था, एडिशन करना होता था, तो हम इस बी को उठाते थे इसके पैरेलली और ऐसे रख देते थे और फिर हम लोग बताते थे कि ये आपका एक ऑर्डर में रख दिया तो ये आपका हो जाता था रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए और बी का एडिशन, ए और बी का एडिशन। लेकिन अगर हमें इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो क्या करना पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसी को आप ध्यान समझिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसी को आप ध्यान से समझिए। अब अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा कुछ भी ले लो। अगर इनका रिजल्टेंट आपको बनाना होता था तो आप पैरेललोग्राम वाला रूल फॉलो करते थे, इसके डायगोनल के लॉन्ग इसका एडिशन वेक्टर मिल जाता था। लेकिन अगर आपको a माइनस बी निकालना है, घटाना है, तो b को आप कर दो ठीक उल्टा, मतलब जिसमें से जिसको घटाना है, तो जिसको घटाना है उसको ठीक उल्टा डायरेक्शन में कर दो। तो b का डायरेक्शन ठीक उल्टा करोगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा b, ठीक इसका 180 अपोजिट ना, तो ये b आ गया। अब इस a के साथ इस b मतलब ठीक उल्टे हुए b को ना, ये माइनस b है, इसको क्या कर दो, इन दोनों का एडिशन कर दो, इन दोनों का एडिशन कर दो। तो इन दोनों का जब एडिशन कर दोगे तो ये जो मिलेगा, ये मिलेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को आप लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इसी का लॉजिक लगा के इसको किया गया है। मतलब जब दो वेक्टर, मान लो वेक्टर आपका एक्स है और उसमें से वेक्टर वाई घटाना है, तो आपको घटाना कैसे होता है कि वेक्टर एक्स को माइनस वेक्टर वाई में जोड़ना होता है। मतलब ये वेक्टर एक्स है, ये वेक्टर वाई है, इनको घटाना है तो आपको ये x में y को जोड़ो मत, x में माइनस वाई को जोड़ दो। x में y को घटाने से अच्छा x में माइनस वाई को जोड़ दो, तो माइनस वाई ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इन दोनों को, x को और माइनस वाई को जोड़ दो इस तरीके से, तो ये आपका जो आएगा, ये जो आपका आएगा, ये आएगा x माइनस वाई। और यही होता है आपका जो सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। और इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है, इसके लिए तो आपको क्या बनता था एडिशन के लिए, आर रिजल्टेंट कितना बनता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन जो घटाने के लिए बनेगा वो बनता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा। ए माइनस बी का रिजल्टेंट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए माइनस बी के आपका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब ए माइनस बी जो है ना, ए और बी के सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में। ठीक है, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन है। ये क्या है भाई, सब्ट्रैक्शन है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो आपको देखिए समझ आता है कि नहीं। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर है, केस 1 और केस 2। एक ब्लॉक है, एक सरफेस पर रखा हुआ है, इस पर एक वेक्टर a इक्वल्स टू 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर, और वेक्टर b इक्वल्स टू 2 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है।
यहाँ पे आपको बताना है a प्लस बी, यहाँ पर बताना है a प्लस बी। यही एक सरफेस पर रखा हुआ है, इधर लग रहा है वेक्टर a इक्वल्स टू 2 न्यूटन, इधर लग रहा है वेक्टर b इक्वल्स टू 2 न्यूटन। यहाँ पर बताना आपको a माइनस बी। बताइए भाई, करिए ट्राई इसको, सब लोग इसको ट्राई करिए। आइए ट्राई करते हैं इसको, आइए करते हैं ट्राई इसको। देखिए अब जब इसको ऐड करना है, a और b को ऐड करना है, देखो इधर प्लस मतलब कोई भी डायरेक्शन आप देखो, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b ना, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b। तो या तो आप फॉर्मूला से करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्शन से भी कर सकते हो। तो ये जब इनको ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 0, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, आपका घट जाएगा 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर जब है तो देखो ये वेक्टर a है और वेक्टर b इधर है, और a में से b को घटाना तो b का डायरेक्शन आपको चेंज करना पड़ता है, तो b का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, और b कितना है आपका 2 न्यूटन है। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो 2 to 4 हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। आपको यही ध्यान से याद रखना है, समझने रहना है, ठीक है। तो ये वेक्टर का सब्सट्रैक्शन रहा, ये वेक्टर का क्या रहा, सब्सट्रैक्शन रहा। अब अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात करें, कुछ क्वेश्चन कर लें, तो एक क्वेश्चन तो पहले हम ये करना चाहेंगे कि इफ़ वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड डिवाइडेड बाई a माइनस b का मॉड इक्वल्स टू 1, ये आपको गिवन है। तो एंगल बिटवीन a और b निकाल के बताओ भाई, वेक्टर a और b के बीच का जो एंगल है वो बताना है आपको। एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, a और b के बीच का एंगल बताना है आपको। बताओ भाई, सब के सब बताओ, a और b के बीच का एंगल बताओ। ये कंडीशन दी गई है तो a और b के बीच का एंगल कितना होगा बताओ। देखो देखो आप कैसे करोगे। a और b का जो रिजल्टेंट का मॉड आता था, मतलब जो रिजल्टेंट वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर एडिशन हो। और अगर सब्ट्रैक्शन हो तो कितना आता था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही तो आता था। और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दी गई है, इसकी वैल्यू 1 दी गई है। आप स्क्वायर कर दो, आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इधर स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। सबको पक्षांतर कर लो, इधर लेते आओ, तो a में से a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट जाएगा, b स्क्वायर में से b स्क्वायर घट जाएगा, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। देखो ab, ये तो आप 4ab तो 0 होगा नहीं, ठीक है, ये 0 होगा नहीं, तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा 0 है तो कॉस थीटा, कॉस वैल्यू 0 कहाँ होती है, 90 पे 0 होती है, कॉस की वैल्यू 0 कहाँ होती है 90 पे, तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो वेक्टर a और b के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। वेक्टर a और b के बीच का एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। चलिए एक फटाफट और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a एंड p एंड q, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज r वेक्टर। p एंड q का जो रिजल्टेंट है r वेक्टर है, ठीक है। और इफ q इज रिवर्स्ड, q को जब रिवर्स कर दिया जाता है, देन रिजल्टेंट बिकम्स x, देन रिजल्टेंट बिकम s, रिजल्टेंट s हो जाता है, ठीक है, रिजल्टेंट आपका s हो जाता है। तो आपको p q r s में आपको एक इक्वेशन बनाना है, एक आपको बैलेंस एक संबंध स्थापित करना है, एक रिलेशन बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन में अभी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। तो p वेक्टर और q वेक्टर का जो एडिशन है वो कितना है r है, और p और जब q का डायरेक्शन, जैसे आप ऐसे समझो ना, ये p है, ये q है, p और q का अगर एडिशन आप रिजल्टेंट देखो तो ये आपका r है, ये रिजल्टेंट r है, p प्लस q का। अब q की डायरेक्शन आप ठीक ऑपोजिट कर दो तो q इधर आ जाएगा, तो ये q माइनस q हो जाएगा,
अब इसका जो रिजल्टेंट है ये हो जा रहा है s, और s बराबर कितना होगा, वेक्टर p माइनस वेक्टर q। ठीक है, तो p माइनस क्यू कितना है, s है। अगर आप देखो तो यहाँ से आप लिख सकते हो वेक्टर r का मॉड, या फिर उसको r लिख लेते हैं, तो r बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर s को लिखो तो s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर, या फिर r स्क्वायर कर लो तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और तो एस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी पी क्यू ना, पी क्यू 2pq कॉस थीटा। भाई एस मतलब माइनस में हो गया तो माइनस। अगर इन दोनों को आप क्या कर दो, जोड़ दो, अगर जोड़ दो तो ये आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, 2 बार तो 2p स्क्वायर, 2 बार क्यू स्क्वायर तो 2q स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो ये रिलेशन आएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल